बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके? खैरियत है? ठीक हैं? आज का हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है एक इस वक़्त दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी की जितनी भी इस वक़्त एडवांसमेंट चल रही है, मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत ज़्यादा रोल है। वो रोल इस लेवल पे है कि हम डेली लाइफ में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे हमारी वो मोबाइल कंप्यूटिंग है, चाहे हम अपने कंप्यूटर के थ्रू किसी ऐप को इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप ऐप्स के नाम ले लेता हूँ, जिस तरह फ़ेसबुक है, जिस तरह व्हाट्सएप है, जिस तरह हम गूगल, जीमेल इस्तेमाल करते हैं और इस तरह की बहुत सी ऐप्स जो डेली लाइफ में हमारे साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, यूट्यूब है। तो इन सारों के अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग का जो अमल दखल है वो बहुत ज़्यादा है। इस नज़र से अगर हम इसको देखें क्लाउड कंप्यूटिंग को, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हर आम लोगों की ज़िंदगी पे इसका बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसको एज़ अ टेक्नोलॉजिस्ट कि ये हमारे लिए एज़ अ कैरियर कैसा साबित हो सकती है ये टेक्नोलॉजी। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है हमें। फ़ायदा क्या है? जैसा कि ये हर जगह इस्तेमाल हो रही है, हर कंपनी में क्लाउड कंप्यूटिंग की इस वक़्त खपत है, तो क्या हम उसको सीखने के बाद कहीं हमारी स्किल्स की यूटिलाइज़ेशन नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक्स को। मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार की हुई हैं इस काम के लिए, तो स्लाइड्स आपसे शेयर करता हूँ। अच्छा, इस इन स्लाइड्स को समझने के लिए आपको थोड़ा-सा इन सारी चीज़ों को मेरे साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको ये सेशन शायद थोड़ा अटेंड करना पड़े, फुल टाइम अटेंड करना पड़े और इस सेशन में जो-जो चीज़ें हैं, आप समझते हैं कि आपके कोई क्वेश्चन हैं, तो ये स्लाइड्स इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनको जल्दी ख़त्म करूँ और लास्ट में कुछ क्वेश्चन्स भी लूँ इस सेशन के। मैं ज़रा शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन को। स्लाइड्स को मैं शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे आपके सामने। जी, आपके सामने स्क्रीन आ गई है और इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, ये हमारा टॉपिक है आज का। अच्छा जी, टेबल ऑफ कंटेंट में है इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लाउड नेटवर्क्स हैं, क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं, डिलीवरी मैकेनिज्म है, बिजनेस ड्राइवर्स फॉर क्लाउड अडॉप्शन है, क्लाउड कंप्यूटिंग रिस्क है, माइग्रेशन फ्रॉम ट्रेडिशनल आईटी टू क्लाउड्स है और कंक्लूजन है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि आज ये इस सेशन में ये सारा आज पूरा हो जाए, हो सकता है कि इसमें कुछ चीज़ें रह जाएँ तो हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली कि जी आपको क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन का पता चल जाए, उसको डिस्क्राइब आप कर सकें, आपको उसके जो फैक्टर्स हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग के अडॉप्टेशन के, उनको सारों को समझ सकें। इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस, इनको आप समझ सकें। बिज़नेस बेनिफिट्स क्लाउड कंप्यूटिंग के, आईटी के अंदर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और टेस्टिंग के अंदर, उनको हम समझ सकें और डिस्क्राइब कर सकें क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल्स को। फिर उसके बाद कोई अगर रिस्क हैं इसके अंदर तो उनको भी हम आइडेंटिफ़ाई कर सकें और डिफरेंशिएट कर सकें ट्रेडिशनल आईटी और क्लाउड कंप्यूटिंग के दरमियान। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि मुझे नहीं चाहिए क्लाउड कंप्यूटिंग, मेरे पास एक्सटर्नल ड्राइव है। ये पास्ट में बहुत ज़्यादा चल रहा था। क्या अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग? तो जिस जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि हमारा जो डेली लाइफ हमारी डेली लाइफ मैं आपको एज़ अ आम यूज़र बात कर रहा हूँ। एक आम यूज़र जो कि फ़ेसबुक के ऊपर लाइव होता है या फ़ेसबुक इस्तेमाल कर रहा है, जो व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा है, जो इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहा है, जो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहा है, वो सारे क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब क्लाउड के यूज़र्स हैं। अच्छा जी, अब ऑब्वियसली क्या हम यूज़र हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारे पास चंद मैंने यहाँ पे लोगोस डाले हैं, चंद लोगोस, जो बड़े-बड़े कुछ नाम हैं, जिस तरह ये आपके सामने एक्सबॉक्स म्यूज़िक है, एक्सबॉक्स आपके सामने है, स्काई ड्राइव है, ईबे आपका ई-कॉमर्स है, नेटफ्लिक्स है, ड्रॉपबॉक्स है जहाँ पे आप फाइलें सेव करती हैं, बॉक्स है, यूट्यूब है, साउंड क्लाउड जो कि आपका म्यूज़िक का क्लाउड है, गूगल प्ले स्टोर जहाँ पे आपके मोबाइल ऐप, ये जिस तरह ये मेरे हाथ में ये मोबाइल है, इसकी आपको एप्लीकेशंस वहाँ से मिलेंगी। और बहुत सी एप्लीकेशंस जो हम डेली आईटी में इस्तेमाल करते हैं,
वो सारी क्लाउड पे हैं। अच्छा, ये मैं एक मज़ेदार बात बताऊँ आपको कि तकरीबन 99% जो एप्लीकेशंस इस वक़्त दुनिया में चल रही हैं, वो क्लाउड के ऊपर हैं। 99% शायद उससे ज़्यादा ही हों। हाँ, उसकी कैटेगराइज़ेशन क्या है, वो पब्लिक क्लाउड के ऊपर है या प्राइवेट पे है या हाइब्रिड पे है, ये हम आगे जाके देखते हैं। अच्छा, ये तो क्लियर है ना हमें कि ये सारे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें जो बादल है ना, आम-फहम बादल, हमें उनकी तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है कि जब हम बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो क्लाउड कंप्यूटिंग से मतलब क्या है? सादा-सा मतलब है जनाब कि जो आपका डेटा है, वो अगर आपके कंप्यूटर में मौजूद नहीं है, किसी और कंप्यूटर में मौजूद है, तो किसी भी वजह से वो डेटा डिस्ट्रॉय ना हो, वो डेटा अवेलेबल रहे। तो उसको अचीव करने के लिए, इस प्रोसेस को अचीव करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट दुनिया में आया। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट में है क्या कि बेसिकली अगर मैं इस थॉट प्रोसेस से देखूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग व्हेन डिलीवरिंग आईटी इनेबल्ड बिजनेस सर्विसेज लाइक एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। और जिस तरह की एप्लीकेशन डिलीवरी प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म, दो प्लेटफॉर्म पे अभी हम इस वक्त ये काम कर रहे हैं, ये लेक्चर चल रहा है और ये फेसबुक पे लाइव है और बैकएंड पे स्ट्रीम यार्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है। तो दोनों क्लाउड की एप्लीकेशंस हैं और इनको चलाने के लिए ये नया तरीका है आईटी सिस्टम को इनेबल करने का, बिजनेस को इनेबल करने का, ताकि हम एज अ यूजर इसको हर वक्त अप टाइम हमें मिले, ये डाउन ना मिले। डाउन से मुराद है जब भी अपना मैं कंप्यूटर खोलूं 24 घंटे में और मैं streamyard.com लिखूं या facebook.com लिखूं, तो ऐसा ना हो कि जी रात को 1 बजे सिस्टम के कि जी 1 घंटे के लिए हमारा सिस्टम बंद है या ये 2 दिन के लिए सिस्टम बंद है। ऐसा बिल्कुल ना हो, बल्कि 24 घंटे हमें ये सिस्टम अप लाइव मिले। सो क्लाउड क्या है? क्लाउड है अ न्यू कंजप्शन एंड डिलीवरी मॉडल इंस्पायर्ड बाय कंज्यूमर इंटरनेट सर्विसेज। अल्फाज पे अगर आप गौर करें तो ये जो लोग इंटरनेट के थ्रू सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उनके लिए है। और दूसरे नंबर पे एंड यूजर फोकस्ड है। जिस तरह की अभी मैंने बात कही कि भाई मैं एज अ एंड यूजर रात को, दिन को, सुबह, शाम 24 घंटे में किसी भी वक्त अगर facebook.com खोलूं या gmail.com खोलूं या अपनी ईमेल चेक करने की कोशिश करूं, तो मुझे वो सर्विस अवेलेबल मिले। अच्छा, क्लाउड इनेबल क्या करता है? क्लाउड इनेबल करता है सेल्फ सर्विस, सोर्सिंग ऑप्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सेल्फ सर्विस क्या है ये हम आगे जाके देखते हैं, सोर्सिंग ऑप्शन भी आगे जाके देखते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात अगर हम करें कि अगर 10 यूजर उसके ऊपर आए तो वो उनको एंटरटेन करे, अगर 1 लाख यूजर आए तो वो उनको सपोर्ट कर सके, एंटरटेन कर सके, सर्विस प्रोवाइड कर सके, और अगर 1 अरब यूजर या उससे भी ज्यादा यूजर आए तो उन सबको क्लाउड इनेबल करे कि वो सर्विस उन्हें मिले। सो क्लाउड इज एसेंशियली एन आईटी कंजप्शन एंड डिलीवरी मॉडल दैट इज ऑप्टिमाइज्ड बाय वर्कलोड। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क क्या है जी? क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क, अगर इस नेटवर्क को आप गौर करें, ये जो नेटवर्क नजर आ रहा है आपको, तो इसमें एक चीज क्लियर नजर आ रही है कि हमें डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस नजर आ रही हैं। ये तस्वीर थोड़ी सी पुरानी है, इसमें हम आईओटी भी ऐड कर सकते हैं और आईओटी एडेड हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं को अगर फोकस करूं तो अगर आप देखें कि मोबाइल फोन एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। यानी अगर मैं अपने मोबाइल फोन से facebook.com खोलना चाहता हूं इस मोबाइल से तो मैं खोल सकता हूं। मेरे पास अगर कोई नोट पैड है या मिनी नोट लिखा हुआ है यहाँ पे या टैबलेट लिखी हुई तो मैं उससे खोल सकूं। इसी तरह मेरा पर्सनल कंप्यूटर या मेरा कोई लैपटॉप कंप्यूटर है वो इससे कनेक्टेड हो। इसके बाद रिमोट सर्वर डेटाबेसेस, ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड। अच्छा, ये सारा है बेसिकली एक नेटवर्क। सो विदाउट हैविंग अ नेटवर्क देयर इज नो क्लाउड। ये बड़ा क्लैरिटी के साथ, सबसे पहला नेटवर्क होगा, हम कनेक्टेड होंगे,
तो तब क्लाउड कंप्यूटिंग को हम यूज़ करते हैं। अगर हमारा इंटरनेट कनेक्ट नहीं है तो मेरे भाइयों बिल्कुल क्लियर है कि मैं फेसबुक पे नहीं जा सकता, मैं लिंक्डइन इस्तेमाल नहीं कर सकता, मैं जीमेल नहीं खोल सकता, मैं कोई सर्विस जो कि इंटरनेट जिसको चाहिए व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल कर सकता। इस तरह की बहुत सी सर्विसेज हैं। सो क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए नेटवर्क इज द प्रीरेक्विजिट। अच्छा, एट्रीब्यूट्स क्या हैं जी नेटवर्किंग के, ये थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि जो नेटवर्किंग के या इस नेटवर्क के जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये स्केलेबिलिटी को एक सबसे पहला एट्रीब्यूट बताता है। स्केलेबिलिटी क्या चीज़ है जनाब? मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर हम एज अ यूज़र 10 यूज़र एक सर्विस को एक्सेस करते हैं तो वो 10 को अवेलेबल हो, लेकिन अगर वही सर्विस 1 बिलियन लोग उसको एक्सेस करना चाहते हैं, कितने लोग? 1 बिलियन या शायद उससे भी ज़्यादा, तो वो सर्विस उस लेवल पे स्केलेबल हो कि उन सारे यूज़र्स को सर्व कर सके। और ये नेटवर्क क्लाउड कंप्यूटिंग का ये इसको पॉसिबल बनाता है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर पे उसकी लेटेंसी लो होनी चाहिए। लेटेंसी के आपने यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड की और वहाँ से रिक्वेस्ट का जवाब आया, आम अल्फाज में बात करूँ तो इसको लेटेंसी कहते हैं। गारंटेड, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा लाइट वे में बात करें ताकि वो दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है उनको भी समझ आए कि क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। अच्छा, फिर गारंटेड परफॉर्मेंस हो। व्हाट इज़ गारंटेड परफॉर्मेंस? वही अल्फाज जो मैंने थोड़ी देर पहले कहे कि परफॉर्मेंस हो, गारंटी इस बात की कि भाई ट्रैफिक आए, वॉइस, वीडियो, वेब ट्रैफिक, ऐप की ट्रैफिक, तो हमारा जो नेटवर्क है उसको मैनेज कर सके और परफॉर्मेंस दे, नीचे ना जाए। और आखिर में जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका है सेल्फ हीलिंग रेजिलियंस। क्लाउड नेटवर्क्स ऑपरेट करते हैं 24 घंटे बाय 7 दिन, या आप इसको कहें 24 घंटे 7 दिन हफ्ते के, पूरा महीना, पूरा साल। तो डाउन टाइम की क्या ऑप्शन है इसमें हमारे पास कि भाई मेरा नेटवर्क 1 घंटे के लिए डाउन हो गया, 1 घंटा नहीं होगा? नो ऑप्शन। सो तो जो उसको डिज़ाइन करने वाले लोग हैं उस नेटवर्क को इस तरह डिज़ाइन करें कि अगर कुछ डिवाइसेस ख़राब हो जाएं, डाउन हो जाएं किसी भी वजह से, तो वो नेटवर्क फिर भी अवेलेबल रहे। सो इसको हम कहते हैं सेल्फ हीलिंग रेजिलियंस का एक कह लें कि आपका एक पैरामीटर है। सेल्फ हीलिंग का तो बेसिकली मकसद ये है कि वो नेटवर्क अगर डाउन हो तो दोबारा अप हो जाए, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूँ कि उसको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है कि अगर कुछ डिवाइसेस डाउन भी हो जाएं तो बाकी डिवाइसेस उस नेटवर्क को अप रखें और फिर सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली जो डाउन डिवाइसेस हैं उनको फिक्स करके वापस अपनी जगह ले आए। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग रेजिलियंस। अच्छा, अब ये कहता है जी व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, थोड़ा सा ज़रा और खोल के बात करते हैं। ये कुछ एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं सर्विसेज की सूरत में, ये हमारा मोबाइल, टैबलेट, फ़ोन, कंप्यूटर, ये सारा कुछ इसको इस्तेमाल कर रहा है। डेटाबेस स्टोरेज कहीं पे पड़ी है, जहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है, हमारा डेटा स्टोरेज हम कह लेते हैं। मिसाल के तौर पे आम फहम अल्फाज में अगर मैं बात करूँ कि जो जो हमारे सर्वर्स हैं ये कनेक्टेड हैं एक डेटा स्टोर से, जिस डेटा स्टोर में हमारा बॉक्स, आपकी जीमेल की फ़ोटोज़ या आपके कोई ऐसा कंटेंट जो आपने क्लाउड के ऊपर अपलोड किया है वो यहाँ पे अवेलेबल हो और ये कनेक्टेड हो नेटवर्क के थ्रू, और ये आपकी कंप्यूटिंग पावर है, उसके साथ स्टोरेज है, उसके साथ नेटवर्किंग है, और ये इनेबल करते हैं सर्विसेज को और एप्लीकेशंस को कि यूज़र इन सारों को एक्सेस कर सके। बेसिकली ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो तब हमारी सर्विसेज अवेलेबल होंगी और कुछ एप्लीकेशंस चल रही होंगी जो इन सर्विसेज को हमें अवेलेबल करेंगे। सो ये बड़ा क्लैरिटी के साथ कि ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बिल्कुल आसान सा एक डायग्राम है जिसमें आपको समझ आएगी कि कुछ सर्वर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं जो कि कनेक्टेड हैं नेटवर्क के साथ, उनके ऊपर कुछ डेटा पड़ा हुआ है, उनके ऊपर कुछ सर्विसेज रन हो रही हैं, कुछ एप्लीकेशंस रन हो रही हैं जिनको हमारे यूजर्स एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर इसको हम थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट मोड पे देखें, सो ये आपको सबसे पहले कहता है कि जी इसका एक्सेस ब्रॉड होना चाहिए नेटवर्क का, फिर ये रैपिड इलास्टिसिटी हो। व्हाट इज इलास्टिसिटी? इलास्टिक का वर्ड हमने सुना हुआ है, इलास्टिक, आप खींचे तो फैल जाए,
छोड़ें तो फिर अपनी जगह श्रिंक होके आ जाए। यानी उसके अंदर ये ऑप्शन होनी चाहिए, अगर उसको हम खींचें तो वो खींच फैल जाए। सो दिस इज इलास्टिसिटी। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि जो ही यूजर आए तो क्लाउड के अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि उन यूजर्स को अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस अवेलेबल करें। सो दिस इज अ रैपिड इलास्टिसिटी। मेरे मेरे कुलीग हैं सलीम रफीक साहब, वो कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डिजिटल इलास्टिसिटी। सो आई थिंक सो, बिल्कुल डिजिटल इलास्टिसिटी इज अ गुड वर्ड। फिर उसके बाद मेजर्ड सर्विस, कि वो मेजर भी कर सकें आप कि भाई हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, किस तरह चल रहा है, कौन से यूजर्स आ रहे हैं, कितने यूजर्स आ रहे हैं, क्या सर्विस दी जा रही है, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कितने रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे तो उसके क्या उसके ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। अगर पब्लिक क्लाउड की बात करें तो पब्लिक क्लाउड में सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस लेने वाला दो डिफरेंट पार्टीज हैं। सर्विस देने वाला चार्ज करेगा, सर्विस लेने वाला पे करेगा। तो वो कैसे होगा? जब तक वो मेजर्ड सर्विस नहीं होगी वो नहीं कर सकता। फिर उसके बाद ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। भाई मैं एक यूजर हूं, मुझे चले मैं एक एज अ डेवलपर बात करता हूँ, मैं एक डेवलपर हूँ और मुझे क्लाउड के ऊपर चंद मशीनें ऑनलाइन करनी है, मुझे एक सर्विस इनेबल करनी है। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी बंदे को कॉल करूं, सर मेरे लिए 2 मशीनें बना दें, और वो कि अच्छा ठीक है मैं आपको कल मशीनें दे दूंगा। मशीनों से मुराद वर्चुअल मशीन की बात कर रहा हूँ या मशीन की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ऑन डिमांड सर्विस सेल्फ सर्विस क्या है कि एक पोर्टल हो, मैं उस पोर्टल के अंदर जाऊं और उस पोर्टल के अंदर जाके मैं अपनी मर्जी से क्रेडिट कार्ड देने के बाद ये कहूँ कि मुझे एक मशीन चाहिए जिसकी इतनी कंप्यूटर रिसोर्सेज होनी चाहिए, इतनी रैम होनी चाहिए, इतनी हार्ड डिस्क होनी चाहिए, इतना फास्ट नेटवर्क होना चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए मेरे लिए। और जब मैं उसको क्लिक करूं तो वो मशीन मुझे चंद मिनटों में बना के दे दे, बल्कि किसी से पूछे ना, क्योंकि मैंने क्रेडिट कार्ड दे दिया है और अब मेरे पास उस क्लाउड की एक्सेस है कि मैं उस क्लाउड के ऊपर अपनी मर्जी से एक मशीन बना सकूं। अब ये बात करता है जी आपके पास रिसोर्स पूल बनता है ये सारा। ऑब्वियसली हार्डवेयर है नीचे, तो हार्डवेयर के ऊपर ये पूरा रिसोर्स पूल बनाएगा, सारे हार्डवेयर को इकट्ठा करके, लास्ट स्लाइड में जिस तरह मैंने कहा, और फिर उसके ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी। फिर हम बात करते हैं कि इसमें 3 किस्म की क्लासिफिकेशन है क्लाउड की, या इसको हम कहते हैं कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले कैटेगराइजेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसकी एग्जांपल अभी मैंने दी कि मैं ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस पे जाता हूं और मैं अपनी मर्जी से एक वर्चुअल मशीन बना देता हूं क्लाउड के ऊपर, जिसके साथ एक पब्लिक आईपी है, जिसके ऊपर कुछ कंप्यूटिंग पावर है यानी सीपीयू है, कुछ रैम है, कुछ हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर कोई ओएस इंस्टॉल होगा। सो इसको मैं कहता हूं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि जी मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के साथ इससे नेक्स्ट लेवल चाहिए, जिसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, वो है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। कि भाई मैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस चाहता हूँ, मेरी पाइथन की एप्लीकेशन है, मुझे पाइथन का प्लेटफॉर्म दो, मैं अपनी एप्लीकेशन उस पर रन करूँ। डेटाबेस मुझे दो जिसके ऊपर मैं अपनी एप्लीकेशन का डेटा बेस रन करूँ, और वो अब जब जितना यूजर आए उस हिसाब से वो उसको एक्सपैंड करे और सर्व करे उस यूजर को और मुझे चार्ज करे, क्योंकि ये मेजर्ड है। तीसरी है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एग्जांपल डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे मैं एक स्कूल हूँ, रन कर रहा हूँ एक स्कूल, और मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के, मेरे पास डेवलपर्स नहीं है कोडिंग करने के, मुझे तो आप एक सर्विस दें, उस सर्विस के ऊपर मैं अपने स्कूल का डेटा डालूं, यानी मेरे टीचर्स, स्टूडेंट्स, क्लासेस, ये सारा उसके ऊपर लॉगिन हो सके। सो ये सर्विस जब आप किसी को दें या आप किसी से लें तो इसको हम कहेंगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसकी मिसाल जीमेल भी है, इसकी मिसाल और बहुत सी सर्विसेज हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां ये सर्विसेज दे रही हैं इस पर ग्लोबली। सो ये 3 किस्म की हैं आपकी सर्विस मॉडल्स। फिर आपके डिप्लॉयमेंट मॉडल्स हैं। डिप्लॉयमेंट मॉडल से मुराद क्या है कि भाई आपने डिप्लॉय किस तरह किया है। आपने डिप्लॉय किया है ये क्लाउड लोगों के लिए कि लोग इसके ऊपर आएं और अपने सर्विसेज को होस्ट करें, सो इसको हम कहेंगे ये पब्लिक क्लाउड। लेकिन अगर आपने इसको डिप्लॉय किया है अपने सेटअप में अपने लिए, यानी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, हमने एक सेटअप किया क्लाउड, अच्छा हमने अपने लिए सेटअप किया और हमारी एप्लीकेशन चल रही है, पब्लिक का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय इसके कि जो हमारे यूजर्स हैं वो उस
हमारे प्राइवेट क्लाउड से कुछ सर्विसेज को सर्व करवा रहे हैं। सो दिस इज अ प्राइवेट क्लाउड। इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो अगर कि कुछ चीज़ें आपकी प्राइवेट हैं, कुछ चीज़ें पब्लिक क्लाउड के तौर पे काम कर रही हैं, तो इसको हम हाइब्रिड कहेंगे। और कुछ हमारे कम्युनिटी क्लाउड्स भी हैं और इनके ऊपर बहुत सी सर्विसेज चल रही हैं। अच्छा जी, क्लाउड कंप्यूटिंग के एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी देखे। सबसे पहला है जी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। क्लियर है, जब मैं चाहूँ, जब डेवलपर चाहे, जब भी क्लाउड का यूज़र चाहे, वो अपनी मर्जी से जाए, एक्सेस करे रिसोर्सेज को, सर्वर, स्टोरेज, ये वो जो भी उसको चाहिए वो ले ले। दूसरा, उसका नेटवर्क ब्रॉड हो, जिस तरह मैंने अभी कहा कि वो सर्विस अवेलेबल हो नेटवर्क के ऊपर, मोबाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, किसी भी चीज़ से मैं उसको एक्सेस कर सकूँ। रिसोर्स पूलिंग उसमें इतनी हो कि वो कंप्यूटिंग रिसोर्स इंक्लूडिंग मेमोरी और बैंडविड्थ वो उसके अंदर पूल्ड इन हो। पूल्ड इन से मुराद क्या है? कोई फिजिकल सर्वर्स लगे हों और वो इतने हों कि मैं अगर जाके उसके ऊपर अपनी सर्विस को होस्ट करना चाहूँ, तो उन्हीं सर्वर्स में से कोई वर्चुअल मशीन को वो निकाले से मुराद है बनाए, मेरी रिक्वेस्ट पे। मुझे 2 जीबी रैम वाली, 2 सीपीयू वाली उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक मशीन चाहिए, क्योंकि मुझे अपना वेब सर्वर बनाना है। और वेब सर्वर पे मैं क्या चलाऊंगा? मैं ई कॉमर्स पोर्टल चलाऊंगा। क्या चलाऊंगा? ई कॉमर्स पोर्टल। मुझे अपना ई कॉमर्स पोर्टल चलाना है, तो मुझे वो एक सर्वर चाहिए, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, सॉरी वर्चुअल मशीन चाहिए, मुझे वर्चुअल मशीन चाहिए। फिर रैपिड इलास्टिसिटी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, और मेजर सर्विसेज दोनों मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं कि वो अगर वो मेरी 2 जीबी रैम और 2 सीपीयू वाली मशीन किसी वक्त मुझे बड़ी करनी है, मुझे चाहिए जी 32 जीबी रैम हो, 8 सीपीयू कोर हो, और स्टोरेज मुझे चाहिए 500 जीबी, क्योंकि मेरा यूज़र ज़्यादा आ गया है और मुझे ज़्यादा यूज़र्स को सर्व करना है, तो फिर उसके अंदर ये इलास्टिसिटी की ऑप्शन अवेलेबल हो। अच्छा, जो आजकल क्लाउड चल रहे हैं ना, वो इससे थोड़ा सा आगे हैं। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स देने के लिए ये छोटी-छोटी चीज़ें बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेजर सर्विस में अगेन कि भाई पे पर यूज़र प्राइसिंग मॉडल हो। मैंने अगर एक मशीन बनाई है जो कि 2 जीबी रैम और 2 सीपीयू पे है और 50 जीबी हार्ड डिस्क है उसकी, तो मुझे उतना चार्ज करे सिस्टम। लेकिन अगर मैंने वो मशीन 32 जीबी रैम, 8 सीपीयू कोर पे ले गया हूँ और 500 जीबी हार्ड डिस्क है, तो ऑब्वियसली फिर उसका चार्ज ज़्यादा होगा। उसकी प्रोसेसिंग, उसकी स्टोरेज सब कुछ ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें मॉडल्स मैंने आपसे बात की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस, जिसमें आप प्रोविज़न कर सकें सर्वर्स, उसके साथ स्टोरेज अवेलेबल हो और नेटवर्क रिसोर्सेज हो। यानी आप कनेक्टेड हो इंटरनेट के साथ, अगर ये पब्लिक क्लाउड है और आप उससे सर्विस ले रहे हैं, और आपको एक आईपी दिया जाए जिस आईपी के थ्रू आप अपनी सर्विसेज को एक्सेस कर सकें और आईपी के थ्रू आप अपनी सर्विसेज डिप्लॉय भी कर सकें और आप उस मशीन को मैनेज करें। दूसरा है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कोई मिडिलवेयर प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन स्टैक, जिस तरह मैंने पाइथन का नाम लिया, या कोई और सॉफ्टवेयर है पीएचपी वगैरह, ये कोई भी ऐसा एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं। तीसरा है जनाब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इस वक्त सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तीनों बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं दुनिया में। यही वजह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग का जो इस वक्त दुनिया में जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और हमें इसको इस प्रोसेस में समझने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली इसी प्रोसेस में समझने की ज़रूरत है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल क्या है जनाब? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल क्या है कि जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपने एक एप्लीकेशन बनाई है और आप उसको क्लाउड के ऊपर होस्ट करके बैठे, और आपका जो यूज़र है, आप उसको कहते हैं कि जी आपका सिर्फ एक काम है कि आप हमारी सर्विस को इस्तेमाल करें, चाहे पैसे दे के चाहे फ्री, ये आप पे है, ठीक है, जो सर्विस प्रोवाइडर उस पे है। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई सॉफ्टवेयर होगा, कोई एप्लीकेशंस होंगी जो कि आप इस क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म से डिलीवर कर रहे हो। सो इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अच्छा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हमने देख लिया कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स जो है इंटायर कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अवेलेबल करते हैं। यानी उनके पास एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर उनके पास रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज से मुराद उनके पास कंप्यूटर,
सर्वर्स लगे हुए हैं, सर्वर के अंदर आपके पास उनके पास बहुत ज़्यादा सीपीयू हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रैम है, उनके पास स्टोरेज है और नेटवर्क हाई बैंडविड्थ नेटवर्क से वो कनेक्टेड है। 10G 10G तो खैर बहुत छोटा नेटवर्क है, लेकिन चलें एग्जांपल के तौर पे मैं 10G कहता हूँ। आजकल तो वो टेराबाइट्स पे कनेक्टेड हैं, मतलब 1 टीबी और इवन मोर, उसके ऊपर ये सारा नेटवर्क चल रहा है। सो वो मैनेज करें ये रिसोर्स पूल और अवेलेबल करें यूजिंग वर्चुअलाइजेशन टेक्निक। ये क्या है जनाब? वर्चुअलाइजेशन क्या बुला है? वर्चुअलाइजेशन है कि आप एक होस्ट सिस्टम के ऊपर एक गेस्ट मशीन रखिए। यानी मेरे पास एक सर्वर है बड़ा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक सर्वर है, ये जो सर्वर है इसकी एग्जांपल लेते हैं जो आपके सामने नजर आ रहा है। इसकी रैम है 128 जीबी और इसमें 24 कोर सीपीयू है। अब आपकी एप्लीकेशन तो 2 जीबी रैम इस्तेमाल कर रही है और आपके पास तो जनाब 2 सीपीयू कोर है, तो बाकी जो 22 सीपीयू कोर हैं और 126 जीबी रैम है वो कहाँ जाएगी? और इसके ऊपर स्टोरेज भी 10 टेराबाइट लगी हुई है, देन व्हाट? और नेटवर्क भी इसका, ये नेटवर्क जिस पे कनेक्टेड है वो 40G का 100G का नेटवर्क है। सो बाकी सर्वर तो है वो फारिग पड़ा रहेगा। सो इसको इनेबल किया गया वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी के साथ कि आप वर्चुअलाइजेशन करें और इसके अंदर छोटी 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 वर्चुअल मशीन्स बनाएं। और क्लाउड को फिर कहा गया कि ऐसी कई सौ मशीनें हैं, कई सौ, और इन मशीन्स के ऊपर आपकी वर्चुअल मशीन पड़ी है जिसके ऊपर आपका डेटा है। अगर किसी वजह से मशीन नंबर 10 जिसके ऊपर आपका डेटा पड़ा हुआ है, क्योंकि आपकी वर्चुअल मशीन उस पर चल रही है, वो फिजिकली फेल हो जाती है, तो उसके ऊपर मौजूद जो वर्चुअल मशीन है वो मशीन नंबर 10 से निकल के बाकी कोई किसी और मशीन में कोई भी रिसोर्सेज में जो पड़ी है उसके ऊपर वो मूव कर जाए। मतलब क्या है जी? कि आपका डेटा, आपकी सर्विस डिलीवरी अवेलेबल रहेगी, आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। सो ये है क्लाउड कंप्यूटिंग कि आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको इनेबल करे, वर्चुअलाइजेशन इंजन को ऑटोमेट कर दे कि उसके ऊपर कोई सिस्टम एडमिन ना बैठा हो, कोई हाथ से मशीनें ना बना रहा हो, बल्कि वो सारी आपस में इंटरकनेक्टेड हो मशीनें, फिजिकल मशीनें, हाई बैंडविड्थ नेटवर्क पे, हाई स्टोरेज के ऊपर, और उनके ऊपर एक सॉफ्टवेयर लेयर चल रही हो जो कि ये सारे काम करे, यानी ये रिसोर्स की रिसोर्स पूलिंग करे और वर्चुअलाइजेशन को इनेबल करे कि वो डायनेमिकली रीसाइज कर सके कस्टमर के रिसोर्सेज को जब कस्टमर चाहे, और वो मूव कर सके जो फेल्ड पार्ट है उससे उठा के वो एक्टिव पार्ट पे ले जाए। सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ हीलिंग रेजिलियंस। ये भी मैंने बात की थी। दूसरे नंबर पे कस्टमर रेंट प्रोसेसिंग कैपेसिटी करें, मेमोरी, डेटा स्टोरेज, नेटवर्किंग जो कि प्रोविजन हुए हैं उस नेटवर्क के ऊपर। अच्छा, अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूँ जो कि मेरे अपने नेटवर्क की है, जो कि मेरी अपनी कंपनी की है। हमने ये एक टेस्ट क्लाउड सेटअप किया हुआ है जिसको हम प्राइवेट क्लाउड कहते हैं, जो प्राइवेट क्लाउड है। अब अगर आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ सर्वर्स हैं, ये 2 रैक लगे हुए हैं और ये टेस्ट पे हमने सेटअप किया है, मैंने खुद सेटअप किया है इसको। और इसके ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग का एक सॉफ्टवेयर है जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है ओपन स्टैक, हमने वो इस्तेमाल किया है। और नीचे जो हमारा ओएस है इस सारे के नीचे वो है जनाब उबंटू। ये आपको ब्लैक स्क्रीन में उबंटू की स्क्रीन भी नजर आ रही है कमांड लाइन पे। और ये अगर आप गौर करें तो ये आपको नंबर ऑफ सर्वर्स भी नजर आ जाएंगे कि हमारे पास अभी हमने इसके अंदर कुछ और सर्वर्स ऐड किए हैं, जीपीयू कोर इसमें कुछ ऐड किए हैं, 15-16 सर्वर्स हैं। खैर, अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन पे कर क्या रहे हैं। मेरी कंपनी इंपॉर्टेंट है ना, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आईओटी के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और मोबाइल ऐप्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी आईओटी के एग्जांपल्स हैं, ये 3। ये तो खैर बड़ा डेटा सेंटर क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये तो बेसिकली सुपर कंप्यूटर टाइटन का यहाँ पे लगा हुआ है। खैर, क्लाउड की फॉर्म है। हम ये कर रहे हैं कि मोबाइल ऐप्स हैं हमारी बहुत सी जो इसके ऊपर और पब्लिक क्लाउड की कुछ ऑप्शंस के ऊपर चल रही हैं जिनको हम सर्व कर रहे हैं, जो क्या क्या करती हैं। जो आईओटी
और ये कुछ इस तरह की चीज़ों के साथ रिलेटेड है। ठीक है जनाब। अच्छा, दूसरा है जी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है, इसमें दोबारा बात करेंगे कि मिडलवेयर इन्वॉल्व है जहाँ पे एप्लीकेशंस चलती हैं, और सर्विस यूजर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन, अपडेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द एप्लीकेशन। सर्विस यूजर से मुराद कौन है? मैं डेवलपर हूं, मैंने एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के तौर पे एक सर्विस ली जिसपे पाइथन या पीएचपी चल रहा है और माई सीक्वल डेटाबेस चल रहा है। अब माई सीक्वल की मेंटेनेंस उनका काम है, नीचे पीएचपी की मेंटेनेंस किसका काम है? इनका काम, जो क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन है उसको बनाना, उसको अपडेट करना, उसकी मेंटेनेंस करना मेरा काम है एज अ डेवलपर। ये बड़ा क्लियर है। अच्छा, उसकी फिर साइजिंग और जो एग्जीक्यूशन और सॉफ्टवेयर की, वो सारा कुछ जो है ना, वो उनका काम है। जितने यूजर्स आएंगे उनको मैनेज करेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन है जी हमारे पास, सर्विस प्रोवाइडर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज का? सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, के हम अब यूजर हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर है, मिसाल के तौर पे गूगल, वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस दे रहा है, तो वो सर्विस प्रोवाइडर अब रिस्पॉन्सिबल है इस बात का कि वो सर्विस को क्रिएट करे, उसको अपडेट करे, उसको मेंटेन करे, उसकी सारी एप्लीकेशंस को खुद मैनेज करे। हमारा ये काम नहीं है। पिछली साइड में था सर्विस यूजर। यूजर कौन था? मैं एज अ डेवलपर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं एज अ यूजर अगर बात करूँ तो इसका सारा जिम्मेदारी किस पे होगी? सर्विस बनाने वाले पे। और वो कौन है इस केस में? गूगल है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, और बहुत सी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हमें दे रहे हैं। बिजनेस एप्लीकेशंस में हमारे पास बहुत सी एप्लीकेशंस है, ओडो के नाम से है, ईआरपी सिस्टम्स हैं हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो चल रहे हैं। अच्छा, अब ये देखिए क्लाउड का लेयर आर्किटेक्चर क्या है जनाब। ये आर्किटेक्चर हमें समझने की ज़रूरत है। ये हमारी बिल्कुल क्लैरिटी ले आएगा कि व्हाट इज़ क्लाउड। हमारे पास अगर कोई कन्फ्यूजन है ना किसी भी किस्म की कि क्लाउड है क्या भला, तो ये सारी क्लाउड की कन्फ्यूजन हमारी दूर कर देगा। कैसे दूर करेगा? ये मैं आपको बताता हूँ। अगर अगर आप गौर करें तो लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं यूज़र्स। क्या नज़र आ रहे हैं जनाब? एंड यूज़र्स। एंड यूज़र वो हैं जो कि सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, सर्विस को लेते हैं। कहाँ से लेते हैं जनाब? सर्विस प्रोवाइडर से। अब सेकंड में अगर आप देखें दरमियान में, अब ये दिखा रहा है कि जी रिसोर्स मैनेज हो रही है हर लेयर के ऊपर, और ये रिसोर्स कौन मैनेज कर रहा है? क्लाउड प्रोवाइडर। कौन मैनेज कर रहा है जनाब? क्लाउड प्रोवाइडर। ये उसका काम है। और थर्ड में है एग्जांपल्स कि जहाँ पे ये सर्विसेज चल रही है। अच्छा, अब सबसे ऊपर जो है आपके पास एंड यूजर है और वो तीन किस्म की सर्विसेज ले रहा है। सबसे पहली सर्विस है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस अगर आप गौर करें तो नजर आ रहा है सीपीयू, मेमोरी, डिस्क, बैंडविड्थ, हार्डवेयर, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। और कंप्यूटेशन, वीएम, स्टोरेज, ब्लॉक, और इसमें आपको नजर आ रहा है अमेजॉन EC2, गूगल, गोग्रिड, फ्लेक्सी स्केल, अजूर क्लाउड, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस दे रहे हैं। यानी उस क्लाउड के ऊपर जाके हम वर्चुअल मशीन बना सकते हैं, और वर्चुअल मशीन बनाने के बाद उसके ऊपर हम अपनी एप्लीकेशन चला सकते हैं। उसके ऊपर वाली लेयर कौन सी है जनाब? उसके ऊपर वाली लेयर है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर आप गौर करें, जिस तरह मैंने लास्ट में कहा था कि सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जिसमें जावा, पाइथन, डॉट नेट, स्टोरेज है आपकी डीबी फाइल, और इसमें बात कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट अजूर की, गूगल ऐप इंजन की, अमेजॉन सिंपल डीबी S3 की। ये है जनाब आपका प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, कि अब आपके पास एप्लीकेशन एज अ प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बनाए हुए एप्लीकेशन के साथ उसको इंटीग्रेट करके, जिसकी बेस पे आप इस सर्विस से जो आपको प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस के तौर पे अवेलेबल है, इसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी कोई सर्विस यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। सबसे ऊपर है थर्ड पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, वेब सर्वर्स हैं, मल्टीमीडिया हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिसमें आपका एग्जांपल है गूगल एप्स इंजन, गूगल एप्स है,
ठीक है जी, सॉरी गूगल ऐप इंजन नहीं है, गूगल एप्स है, ऐप इंजन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, फेसबुक है, यूट्यूब है, salesforce.com है, XYZ, देयर आर सो मेनी नंबर्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि प्रोवाइडर और कंज्यूमर दोनों के दरमियान किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी क्लाउड में। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे नीचे नजर आ रहा है आपको व्हाइट बॉक्स, जिसमें कह रहा है क्लाइंट मैनेजेस, क्लाइंट मैनेज करेगा इसको। और येलो आपको नजर आ रहा है, इसको कौन मैनेज करेगा जनाब? वेंडर मैनेज करेगा। वेंडर कौन है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अगर तो हम बात करें ट्रेडिशनल ऑन प्रेमिसेस डेटा सेंटर्स और आईटी सर्विस इन्वायरमेंट, तो जनाब अली उसके अंदर जो कुछ चल रहा है ना, और ज्यादातर जो चीजें चल रही होती हैं वो एप्लीकेशंस हैं, कोई डेटा पड़ा होगा, कोई रन टाइम्स चल रहे होंगे, कोई मिडलवेयर होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होगा, कोई वर्चुअलाइजेशन इंजन चल रहा होगा, कुछ सर्वर्स चल रही होंगे, कुछ स्टोरेज होगी और कुछ नेटवर्किंग के एलिमेंट्स होंगे। तो अगर तो ट्रेडिशनल आपका ऑन प्रेमिसेस इन्वायरमेंट है, सो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्लाइंट की। क्लाइंट से मुराद उस यूजर की जो इसको चला रहा है। इसका मतलब है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड कंप्यूटिंग में अपने इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर को चला रही है ट्रेडिशनल वे से, जो कि क्लाउड भी नहीं है, जो कि क्लाउड भी नहीं है, ट्रेडिशनल है, या चले प्राइवेट क्लाउड भी है, तो उसका जिम्मा उनका होगा। अच्छा, वो जिम्मा अपना शिफ्ट कर सकते हैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी से ये सर्विस लेके। मैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं उन सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूँ जो कि क्लाउड को मैनेज करने की सर्विसेज देते हैं। मेरी कंपनी भी ये काम करती है। मिसाल के तौर पे कुछ क्लाउड प्राइवेट क्लाउड ओनर्स हैं पाकिस्तान में जिन्होंने प्राइवेट क्लाउड सेटअप किए हुए, तो मेरी कंपनी उनको सर्विस प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। अब है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब जनाब अली देखें, अगर तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के तौर पे सर्विस ले रहे हैं, तो क्लाउड प्रोवाइडर की जिम्मेदारी है नेटवर्किंग की, स्टोरेज की, सर्वर्स की और वर्चुअलाइजेशन की। उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी मैंने उबंटू चलाना है या मैंने लिनक्स चलाना है, सॉरी, या मैंने विंडोज चलाना है या मैंने मैक चलाना है। मैक मैंने बहुत कम जगह देखा है, एक जगह देखा है मैंने मैक, वो मैक स्पेसिफिक क्लाउड है, कनाडा बेस्ड कंपनी है जो चला रही है, जो मैक के एप्लीकेशन चलाते हैं। बाकी ज़्यादातर हमें लिनक्स और विंडोज़ और बड़ी रेंज ऑफ लिनक्स और विंडोज़ के हमें ये मिल गए, लेकिन उसके ऊपर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज पड़ा मिलेगा, उसको चलाना, उसके ऊपर मिडलवेयर चलाना, उसके ऊपर रन टाइम्स मैनेज करना, उसके ऊपर डेटा मैनेज करना और उसके ऊपर अपनी एप्लीकेशंस और सर्विसेज मैनेज करना हमारा काम है। हमारा से मुराद कौन है जनाब? यूज़र का। अब यूज़र कौन है यहाँ पे? क्लैरिटी के लिए बता दूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूजर है डेवलपर्स, या वो कंपनियां जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे रही हैं, लेकिन उनका डेटा किसी क्लाउड पे पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी या आपकी कंपनी है और आपने क्लाउड प्रोवाइडर से इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस के तौर पे वर्चुअल मशीन्स एक्वायर की हुई हैं, पे एज यू गो मॉडल पे, यानी जितना आप इस्तेमाल करते हैं आप उसका अपना पे करते हैं, और उसकी बेस पे आप जनाब क्या करते हैं? आप अपनी सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं यूजर्स को। सो आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी और सर्विस प्रोवाइडर की क्या होंगी? सर्विस प्रोवाइडर की 4 जिम्मेदारियां हैं कि नेटवर्किंग का काम, स्टोरेज की मैनेजमेंट, सर्वर्स की मैनेजमेंट, वर्चुअलाइजेशन इंजन की मैनेजमेंट, इट्स देयर टास्क। आजकल इसके अंदर वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग भी आ गई है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड स्टोरेज भी आ गई है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड आपके बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, वो उनका काम है। अच्छा, उसके ऊपर ओएस इंस्टॉल करना, मिडलवेयर, रन टाइम, डेटा, एप्लीकेशन आपका काम है। आपका काम मतलब डेवलपर का काम या कंपनी का काम। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है वो इससे अच्छी ऑप्शन है। उसमें अगर आप गौर करें तो डेटा और एप्लीकेशन जो है वो हमारा काम है। किसका? जो एप्लीकेशन बना रहा है और जिसने प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के तौर पे ये सर्विस ली हुई है। अगर आप इसको गौर करें तो आप ये देखेंगे जनाब कि इसके ऊपर नेटवर्किंग, स्टोरेज, सर्वर्स, वर्चुअलाइजेशन, ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, सब कुछ किसका काम है? वेंडर का, जो वो क्लाउड चला रहा है,
जिसने वो क्लाउड की सर्विस ऑफर किया आपको, और जो उसका यूज़र है क्लाउड का, यूज़र से मुराद फिर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, वो कंपनियाँ, वो डेवलपर्स, वो सर्विस प्रोवाइडर जो अपनी एप्लीकेशन बना के उसके ऊपर रख रहे हैं और डेटा मैनेज कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें उनका काम है। लेकिन जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस की, मिसाल के तौर पे गूगल, फेसबुक, याहू, आपका XYZ, जो आप सॉफ्टवेयर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जिसका सेल्सफोर्स का नाम था, तो सारी चीज़ें जनाब, सारी चीज़ें, ये जितनी चीज़ें अवेलेबल है ना यहाँ पे, जो एप्लीकेशन है, डेटा है, रन टाइम है, मिडलवेयर है, ओएस है, वर्चुअलाइजेशन है, स्टोरेज है, सर्वर है, नेटवर्किंग है, दैट्स देयर रिस्पांसिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि जब आपके सिस्टम पे लोड ज़्यादा आएगा, लोड से मुराद मैं ले रहा हूँ कि जब 10 यूज़र हैं तो लोड कम है, जब 1 लाख यूज़र हैं तो लोड ज़्यादा आएगा, जब 10 लाख यूज़र होंगे तो लोड उससे भी ज़्यादा होगा, और जब 1 अरब लोग हों तो, यूज़र्स हों तो, या 1 अरब से ज़्यादा हों तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे रिसोर्सेज नीचे मैनेज करना उसका काम है, जो कि आपका क्लाउड में सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल पे काम कर रहा है, हमारा काम नहीं। आई होप ये जो स्लाइड है ये आपको क्लैरिटी दे रही होगी सारे प्रोसेस में। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड। अब नेक्स्ट में अगर हम देखें तो मल्टीपल क्लाउड को एग्जिस्ट करते हैं जनाब, यहाँ पे बिल्कुल करते हैं। मॉडल्स हैं डिप्लॉयमेंट, पब्लिक क्लाउड है, जिसमें मैंने बात की थी इलास्टिसिटी की, फैल सके, श्रिंक हो जाए। यूटिलिटी प्राइसिंग की, लेवरेज एक्सपर्टाइज, भाई उनके पास एक्सपर्टीज हैं इसको चलाने की, तो वो लेवरेज कर रहे हैं उसको, और आप उससे फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो आपके सिस्टम को अप एंड रनिंग रखे हुए हैं, सारी सर्विस दे रहे हैं, और वो आपसे एक पैसे चार्ज कर रहे हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड या थ्रू किसी भी मीन्स। ठीक है जी। फिर है प्राइवेट क्लाउड, जिस तरह के मैंने आपको दिखाया कि जी आपका टोटल कंट्रोल हो, आप चाहते हैं कि जी मेरा डेटा मेरे पास हो, किसी और के पास ना हो। मेरा डेटा से मुराद ये है कि हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है, जिस तरह मैंने आपको अभी दिखाया कि हमारी कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनका डेटा हम चाहते हैं कि हमारे अपने क्लाउड पे हो, तो हमने एक टेस्ट इन्वायरमेंट सेटअप किया, जो आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, वो टेस्ट है। जो हम इसका प्रोडक्शन मॉडल दिखा रहे हैं वो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको तस्वीर उसकी दिखाऊंगा, प्रोडक्शन क्लस्टर की। ये जो टेस्ट मॉडल है उसके अंदर हमारे पास टोटल कंट्रोल है, आपके, हमारे पास रेगुलेशन, हम उसको कंप्लायंस कर रहे हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन वो जो सारी ऑप्शंस है ना, मैं उसकी सपोर्ट की जो पहली हमने देखी थी, वो सारी हमारे जिम्मे है भाई। डाउन होगा तो हम जिम्मेदार हैं, अप होगा तो हम जिम्मेदार हैं, 1 लाख यूज़र आएगा तो हम जिम्मेदार हैं, 1 करोड़ यूज़र आएगा, 1 बिलियन यूज़र आएगा तो हम जिम्मेदार हैं, हमने उसको चलाना है। पब्लिक में ऐसा नहीं है। पब्लिक में वो जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि वो आपको प्लेटफॉर्म देते हैं और आपसे चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना इन्फिनाइट रिसोर्सेज के साथ रखा हुआ है कि वो चीज़ें आपको अवेलेबल। और फिर उसके बाद कम्युनिटी क्लाउड्स हैं, नीड्स शेयर्ड कंसर्न्स, ये हैं दुनिया में कुछ जो कि कम्युनिटीज़ ने अपने लिए बनाए हुए। अच्छा जी, डिप्लॉयमेंट मॉडल में अगर आप दोबारा देखें तो प्राइवेट का ऑन और ऑफ प्रेमिसेस पॉसिबल है कि मेरा जो प्राइवेट क्लाउड है मेरे प्रेमिसेस पे हो, या मैंने किसी और जगह सेपरेटली उसको रखा हो, यानी किसी बड़े डेटा सेंटर में, लेकिन वो उसका पूरा जो मैनेजमेंट है वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरी से मुराद हमारी कंपनी की या आप एज अ यूज़र की, ये प्राइवेट क्लाउड है। पब्लिक में ऑब्वियसली ये इंडस्ट्री ग्रुप और ये ऑर्गेनाइजेशंस जो कि सेल कर रहे हैं क्लाउड को, ठीक है जी, और हाइब्रिड, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। और नीचे है ट्रेडिशनल आईटी, ये हमने वैसे डिस्कस कर लिया है। चलिए, अच्छा अब देखिए बिजनेस बेनिफिट्स क्या हैं जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों भाई, उन लोगों के लिए जो कि आज तक क्लाउड को इस सेंस में अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि भाई मुझे क्या फ़ायदा क्लाउड का, भाई मैं कंपनी चला रहा हूँ तो मैं क्या करूँ कम क्लाउड के ऊपर। बाय द वे, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर करता जाऊँ कि आज की दुनिया में हर कंपनी को अपनी डिजिटल प्रेजेंस चाहिए, आपको अपनी डिजिटल स्पेस क्लेम करनी है, हर कंपनी को, हर इंडिविजुअल को। पेंडेमिक से पहले भी ऐसा ही था, लेकिन पेंडेमिक के बाद हमें ज़रा ज़्यादा क्लियर के तौर पे, क्लैरिटी के तौर पे ये नज़र आया। तो अब बिजनेस बेनिफिट से मुराद क्या है?
कि मैं अपना डेटा अपने पास रखूं प्राइवेट क्लाउड के तौर पे या पब्लिक के ऊपर रखूं, मुझे क्या बेनिफिट है। जो लोग स्टार्टअप्स चला रहे हैं, जो अपने स्टार्टअप्स चला रहे हैं, जो एस्टैब्लिश कंपनी है, जो बिल्कुल छोटे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट यूज केसेस है उनके लिए जो उनको समझने हैं। ये वही चीजें जो अभी हमने पास्ट में, अब पिछली स्लाइड्स में हमने देखी। देखें जी, बिजनेस बेनिफिट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ज़रा शॉर्ट नज़र आ रहा होगा, मैं बोल देता हूँ। ये है बेनिफिट्स, रेड में लिखा हुआ है कॉस्ट रिडक्शन, नीचे है स्केलेबिलिटी, उससे नीचे है एजिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। एजिलिटी से मुराद क्या है, क्विकली एजाइल होना, कि जब जरूरत हो जस्ट लाइक दिस भाई हम कर सकें। रिलायबिलिटी, फिर उसके बाद अब ये देखें कि राइट साइड पे मैं आ जाता हूँ, दरमियान वाले को 2 मिनट छोड़ के। राइट साइड में ये कहता है कि जी आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास एज अ स्टार्टअप क्या इतने पैसे हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन बनाने के साथ क्लाउड का सेटअप भी लगा लें, 15-20 सर्वर्स लेके प्राइवेट क्लाउड सेटअप करें। क्या आपके पास पैसे हैं? उसके लिए हमें कैपेक्स चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन है भाई, हैं तो ठीक है, बट मेरी सजेशन ये है कि अगर हैं भी तो उनको आप इसके लिए इस्तेमाल मत करें। आप इस्तेमाल करें अपने ओपेक्स को मैनेज करने के लिए, अपनी सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। सर्विसेज डिलीवर करें, सर्विसेज डिलीवर करेंगे जनाब, उसकी मार्केटिंग पे पैसे लगाएं तो वो आपके लिए बेहतरीन होगा। अच्छा जी, और ओपेक्स, अब ये आपकी चॉइस है कि आपने कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर पे पैसे लगाने या फिर ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। अगर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और आपका प्लान बहुत बड़ा है, आप स्टार्टअप नहीं है, आप ऐसा काम करने जा रहे हैं कि आप फटे चक देंगे और सब कुछ जो है ना डिस्ट्रप्शन ले आएंगे, फिर हो सकता है आप प्राइवेट क्लाउड पे चले जाए। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बात कर रहा हूँ भाई, क्लियरली मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आपको भी तस्वीर भी दिखाई है कि हमारा प्राइवेट क्लाउड हमने टेस्ट के तौर पे लगाया है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप गौर करें, दरमियान वाली जो ब्लू कलर आ रहा है, इसमें ये कहता है कि यूटिलिटी प्राइसिंग जो भी हमने देखा था, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये दूसरे नंबर पे। सबसे पहले देखें यूटिलिटी प्राइसिंग, तो ये आपकी चॉइस है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर आप करना चाहते हैं या ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर पे रहना चाहते हैं और पे एज यू गो मॉडल पे। मिसाल के तौर पे आपने एक एप्लीकेशन लॉन्च करनी है और आप कहते हैं कि मुझे प्राइवेट क्लाउड लगाना है, तो आपको सबसे पहले हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आपको स्टोरेज, कंप्यूटर्स मुराद सर्वर्स, उनके लिए फैसिलिटी जहाँ पे ये पूरा सेटअप लगे, उसके ऊपर आपका हाई बैंडविड्थ नेटवर्क हो, हाई बैंडविड्थ इंटरनेट कनेक्शन हो, हाईली क्वालिफाइड आपके लोग हों, सिस्टम एडमिन, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। और फिर उससे पहले अगर आप ओपन सोर्स, ओपन स्टैप टाइप की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो आपको वो बंदा चाहिए जो क्वालिफाइड हो, जिसको ये आता हो। अदरवाइज आपको कुछ और लेना है, पेड वाला सॉफ्टवेयर, तो नाइट में मेरा भाई बहुत मुश्किल है। आई एम सॉरी, मैं ये अल्फाज बड़े खुले डुले कह रहा हूँ, लेकिन मुश्किल कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अभी तैयार नहीं है। हमें ह्यूमन रिसोर्स तैयार करना है। ये जो सीरीज जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं ये इसीलिए है कि बेसिक से स्टार्ट करें, ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करें पाकिस्तान में। अच्छा, तो ऑप्शन मेरी नज़र में तो ऑप्शन होगी जी पे एज यू गो, यानी आपने एक मशीन ली 2 GB की, 4 GB की, 8 GB की, ठीक है, या 10 GB की, और अपना अपना जो आपका इन्वायरमेंट है, यानी आपका ई कॉमर्स स्टोर है या आपकी जो कस्टम एप्लीकेशन है, जो स्कूल मैनेजमेंट की वेबसाइट है, कुछ और इंजन है, आप उसके ऊपर क्लाउड के ऊपर होस्ट कर दें और चलाना शुरू कर दें, द बेस्ट वे। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं जी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल में ये कहता है कि आपके पास है जी मल्टी टेनेंसी, सेंट्रलाइजेशन, कंसोलिडेशन, यूटिलाइजेशन, एफिशिएंसी। भारे भरकम अंग्रेजी के लफ्ज हैं। खैर, मल्टी टेनेंसी मुराद है कि जी जहाँ पे एक से ज़्यादा कस्टमर आ सके। कस्टमर से मुराद क्लाउड की बात कर रहा हूँ, यानी मैं एज अ डेवलपर, मैं एज अ कंपनी जाके उससे सर्विस ले सकूँ, आप भी ले सकें, कोई और भी ले सके, और बहुत से ज़्यादा उसके टेनेंट हो। फिर वो सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो कि वो एक जगह से मैनेज भी कर रही हो, चीज़ें सेट करके रखी हो और वो क्लोजली कपल्ड हो, लेकिन उसके साथ कंसोलिडेशन भी हो और यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना मेरी नज़र में, वो है मल्टी टेनेंसी और यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी।
कि भाई आपने एक बहुत बड़ा सेटअप लगा दिया और ऐसा नहीं है कि आप उसके बिजली के बिल और इंटरनेट के बिल और उसके मैनेजमेंट के बिल वही भरते जा रहे हैं, बल्कि आप उसकी यूटिलाइजेशन भी इतनी एफिशिएंट करें कि आप उसके ऊपर हजारों टेनेंट्स को होस्ट करें और उनको वो अपनी सर्विसेज से रन कर सकें। ठीक है जी। फिर है ऑन डिमांड प्रोविजनिंग, इलास्टिसिटी, ऑब्वियसली ये भी इसका हिस्सा है। यूनिवर्सल एक्सेस, भाई दुनिया से किसी भी जगह से वो एक्सेस कर सके। मल्टीपल साइट्स, यस, ऐसा नहीं है कि आपने एक डाटा सेंटर लगा दिया मेरी कंपनी की तरह, मैं खुल के कह रहा हूँ कि हमने एक साइट लगाई थी, एक साइट चल रही है हमारे टेस्ट पे, अब वो डाउन हो जाती है किसी भी वजह से, उसका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, उसकी बिजली बंद हो गई है, उसका कोई भी इशू हो गया जिस वजह से वो साइट डाउन है, साइट से मुराद पूरा पूरा सेटअप, तो फिर क्या होगा? कस्टमर कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा, कस्टमर बेचारा फिर ख्वार होगा। सो उसकी डिजास्टर रिकवरी साइट होना जरूरी है, उसका बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होना जरूरी है, यानी वो बिजनेस कंटिन्यूटी के हवाले से कहीं से चल रहा हो, उसकी मल्टीपल साइट्स हों। फिर हार्डवेयर अवेलेबिलिटी, सॉरी हायर अवेलेबिलिटी ऑप्शन हो। हायर अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि अगर एक साइट डाउन हो गई तो दूसरी उसको फौरन सर्व करे, दोनों अप एंड रनिंग हो, एक्टिव एक्टिव में हो या एक्टिव पैसिव में हो, यूजर को ये ना पता चले कि मेरी सर्विस डाउन हुई। उस साइट के अंदर एक डाटा सेंटर के अंदर एक फिजिकल सर्वर है, अगर वो डाउन हो जाए, एक एक नेटवर्क आपका स्विच डाउन हो जाए तो वो हाईली अवेलेबल हो, यूपीएस नीचे डाउन हो जाए तो वो सिस्टम हाईली अवेलेबल हो कि वो आपका सर्विस डाउन ना हो। फिर है डिजास्टर रिकवरी ऑफरिंग, ये हमने बात कर ली। और सिक्योरिटी, भाई सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाने के लिए आपको ये चीजें चाहिए। अच्छा, सिक्योरिटी में ये कहता है जी डेटा सेंट्रलाइजेशन, ऑडिटिंग एंड कंप्लायंस है, और पैचिंग एंड मेंटेनेंस। पैचिंग से मुराद है ऑपरेटिंग सिस्टम के पैचेस आते हैं, आपकी मेंटेनेंस आती है। आपकी ऑडिटिंग और कंप्लायंस से मुराद है कि पीसीआई DSS 3 या आपकी जो और मुख्तलिफ किस्म की आपकी कंप्लायंस है दुनिया में, ISO सर्टिफिकेशन और डेटा सेंटर्स की कुछ सर्टिफिकेशन है, वो सारी अवेलेबल हों। फिर आप जो आपने जो डेटा रखा हुआ है वो सेंट्रलाइज सिक्योर मोड में हो, इंक्रिप्टेड मोड पे हो, कि कोई भी हैकर उसके अंदर एंटर होके तो उसको डिक्रिप्ट करके, या इतना लो डिक्रिप्टेड ना हो कि वो कोई भी उसके अंदर जाके उसको तोड़ फोड़ कर सके। सो ये कंप्लायंस के लेवल की चीजें हैं। अब ये चीजें आपको क्लियरली बताती हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, सिर्फ पैसों की ऑप्शन नहीं है, पैसों पैसों के अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, जैसा कि यहाँ मैंने एक्सप्लेन की। सो ओपेक्स मॉडल, पब्लिक क्लाउड की ऑफरिंग की बात कर रहे हैं। मल्टी टेनेंसी पब्लिक क्लाउड है। यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी पब्लिक प्राइवेट दोनों में हो सकती है। ठीक है जी। ऑडिटिंग कंप्लायंस भी पब्लिक प्राइवेट दोनों में हो सकती है। पैचिंग मेंटेनेंस दोनों में हो सकती है। डाटा सेंट्रलाइजेशन दोनों में हो सकती है। बट दिस इज अप टू यू। जो जो स्टार्टअप चला रहे हैं उनका काम है ये काम करना, सोचना, ये समझना। जो एज अ डेवलपर काम कर रहे हैं, एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, एज अ कंपनियां चल रही हैं, आपकी ऑप्शन है, आपकी चॉइस है कि आप इनमें से कौन सी ऑप्शन लेना चाहते हैं। ठीक है जी, ये बिजनेस बेनिफिट्स हैं आपके। अच्छा, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ प्योरली आपकी डेवलपमेंट के लोगों के लिए, कि भाई आपकी जो हाई डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है डिलीवर सॉफ्टवेयर करने की, ट्रेडिशनल में अगर आप जाएंगे क्लाउड पे या ट्रेडिशनल में रहेंगे, तो दोनों का क्या फ़र्क है? ये जो बना हुआ है ना क्लाउड, ये क्लाउड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब ये प्राइवेट पब्लिक हाइब्रिड तीनों की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल में ये है। अच्छा जी, ट्रेडिशनल में मिसाल के तौर पे हमने एक काम करना है। काम क्या करना है जी? मुझे एक मशीन चाहिए जिसके ऊपर 2 CPU कोर हों, 2 GB उसकी रैम हो, 50 GB हार्ड डिस्क हो, एक पब्लिक IP उसके साथ अटैच हो। और हमारा ट्रेडिशनल IT सिस्टम है, तो मुझे अपने सिस्टम एडमिन से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि भाई आप काइंडली एक मशीन बना दें, उसके ये स्पेक्स हों, उसके ऊपर ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो, आप बना दें। अब गौर करें कि अगर आपकी कंपनी में 50 डेवलपर्स हैं और डेली उनको ये काम करना है, उनको क्या काम करना है? डेली यही काम करना है कि भाई मुझे मशीन बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे बना दो, मुझे मशीन चाहिए, डिलीट कर दो, बना दो, डिलीट कर दो। तो होगा क्या? वो सिस्टम एडमिन तो ओवरबर्डन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो वर्चुअलाइजेशन का इन्वायरमेंट है, वो ऑटोमेटेड नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग को इस बात से कि जी मैं तो वर्चुअलाइजेशन का सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ,
मेरा तो क्लाउड चल रहा है। भाई ऐसा नहीं है, वो क्लाउड नहीं है। क्लाउड तब होगा कि जब आप 10, 20, 50 सर्वर्स को इकट्ठा लगाएं और आपको इस बात की परेशानी ना हो कि पांचवा सर्वर फेल हो गया है और पांचवें सर्वर पे तो मेरी वर्चुअल मशीनें चल रही थी, वो कहां गई। ये आपकी परेशानी ना हो। आपका सिस्टम हाईली अवेलेबल हो, पांचवें सर्वर से वो डेटा उठा के किसी और पे मूव कर दे। उसके अलावा किसी सिस्टम एडमिन को ये काम ना कहा जाए कि जी एक वर्चुअल मशीन बना दो। कंपनी में से कोई भी डेवलपर, कोई भी यूजर डायरेक्ट एक पोर्टल पे जाए जिसको हम सेल्फ सर्विस पोर्टल कहते हैं, जो इस सारे रिसोर्सेस, क्लाउड के रिसोर्सेस को एक्सेस कर सके। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी हम थोड़ी देर में इसको लेंगे। जो सारे सर्वर्स को एक्सेस कर सके, नेटवर्क को एक्सेस कर सके, स्टोरेज को एक्सेस कर सके, अपनी मर्जी से बड़ी छोटी मशीन जो उसको चाहिए वो बना ले। ठीक है, ये है क्लाउड। तो अगर आप बात करें ट्रेडिशनल में तो कहता है जी हायर डिप्लॉयमेंट कॉस्ट टू डिलीवर सॉफ्टवेयर, जबकि रिड्यूस्ड इंस्टॉलेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट बड़ी लो है, लोअर टीसीओ है, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप लो है, क्योंकि इम्प्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एसेट्स हो रही है। अगर आप पब्लिक पे हैं तो आप ठग करके अपनी मर्जी से करें, जितना इस्तेमाल करेंगे उतना पे करेंगे, लेकिन अपने ट्रेडिशनल आईटी सिस्टम के तौर पे आपको एक हाई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। आपने मिसाल के तौर पे 20 सर्वर्स लगाए हुए हैं, अब 20 फुली ऑप्टिमाइज इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपने पे कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 20 सर्वर फुल हो गए हैं तो आपको फिर नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। जबकि आपका पब्लिक क्लाउड के ऊपर ऑप्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। फिर कंट्रोल एंड गवर्नेंस, chaos इन सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जनाब। तो इसके लिए आजकल जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस। कि आपकी ये जो कंट्रोल और गवर्नेंस का जो प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के अंदर, इसको chaos को खत्म करने के लिए। अच्छा जी, बेटर गवर्नेंस थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, प्री कॉन्फ़िगर्ड सॉफ्टवेयर एम्बॉडिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर ऑन रैम्प एंड ऑन बोर्डिंग ऑफ टीम्स रिड्यूसिंग टाइम टू सॉफ्टवेयर डिलीवरी। जबकि क्लाउड के ऊपर टूल्स कैन बी प्रोविजन इन मिनट्स, जस्ट लाइक दिस। अगर आप में से कोई गेट इस्तेमाल कर रहा है तो आपको पता है कि गेट को इस्तेमाल करना जस्ट लाइक दिस। अगर आप में से कोई कंटेनराइजेशन इस्तेमाल कर रहा है क्लाउड के ऊपर, जस्ट लाइक दिस। आप सॉफ्टवेयर सारा दिन बनाते हैं, डिप्लॉय करते हैं कंटेनर के अंदर, कुबरनेटिस क्लस्टर के ऊपर, क्योंकि वो क्लाउड के ऊपर क्लाउड नेटिव है। क्लाउड नेटिव का मतलब वो क्लाउड का हिस्सा है, वही है। तो आप जो भी कर रहे हैं वो ठग करके उस पर हो रहा है। फिर देखें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड पोर्टल टू एक्सेस द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज फॉर ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड टीम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका इन हाउस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए आपकी अगर टीमें 4 जगहों पे बैठी हैं, या आजकल जो चल रहा है भाई कि वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट चल रहा है और आईटी की कंपनियां वर्क फ्रॉम होम करवाती हैं, तो अगर तो वो सेल्फ के ऊपर चल रहा है फिर तो बहुत बड़ा मसला है। फिर तो आप इन हाउस पे चला रहे हैं और आपने इन हाउस पे जो चलाया हुआ है अब सारों को वीपीएन से कनेक्ट करें पहले, या XYZ तरीके करें, फिर आप एक्सेस देंगे। जबकि पब्लिक क्लाउड में वो आप घर से कनेक्ट करें, आप ऑफिस से कनेक्ट करें, आप दुनिया के किसी भी हिस्से से कनेक्ट करें, वो फास्ट है, वो उतनी स्पीड देगा जितनी आपकी स्पीड होगी इंटरनेट की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ठीक है। और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल से मुराद है कि आप अपनी मर्जी से एडमिनिस्ट्रेट करते हैं उस पोर्टल को। अच्छा जी, आईटी बेनिफिट्स फ्रॉम क्लाउड कंप्यूटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, ये मैंने IBM से लिया, उनकी कंप्यूटिंग इंगेजमेंट से। कहते हैं कि जी इंक्रीजिंग स्पीड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप बात करें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तो आपको प्रोविजनिंग और टेस्टिंग में हफ्ते लगेंगे, चेंज मैनेजमेंट महीनों में होगी, रिलीज मैनेजमेंट हफ्तों में होगी, सर्विस एक्सेस आपकी एडमिनिस्ट्रेट होगी, स्टैंडर्डाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगा, मीटरिंग बिलिंग फिक्स्ड कॉस्ट होगी, सर्वर स्टोरेज यूटिलाइजेशन 10 से 20% होगी, और पे बैक पीरियड होगा आपका सालों में, कई साल में। जबकि क्लाउड के अंदर अगर आप ऑप्शन देखें तो टेस्ट प्रोविजनिंग आपकी मिनटों में होती है, और आई मीन इट, हम ये काम कर रहे हैं, हम इस्तेमाल कर रहे हैं सारा कुछ। ये आपका जो चेंज मैनेजमेंट है दिनों में होती है, रिलीज मैनेजमेंट आपकी मिनटों में होती है। नई रिलीज आपने मैनेज करनी है, आप चंद मिनट में नई रिलीज मैनेज करें, आप अपने कोड को एम्बेड करें, गिट ऑप्स के प्रोसेस में जाएं, डेव ऑप्स के प्रोसेस में जाएं, आप गिट को इस्तेमाल करें, कंटेनराइजेशन को इस्तेमाल करें क्लाउड के ऊपर, इट्स इन मिनट्स लिटरली।
फिर सर्विस एक्सेस, भाई सर्विस सेल्फ सर्विस होगा, जिस यूजर को जो चाहिए वो अपनी मर्जी से बना ले। मीटरिंग बिलिंग वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल है? जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करेंगे महीने में उतनों के पैसे देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। लेकिन सर्वर स्टोरेज यूटिलाइजेशन आपकी ऑप्टिमाइज होगी, जबकि आपके इन हाउस के अंदर ये ऑप्टिमाइज नहीं होगी। ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। देखिए, क्लाउड प्रोवाइडर्स बड़े समझदार हैं। उन्होंने वो इंजन्स लगाए हुए अपने सिस्टम में कि जो ये सारा काम करते हैं, उनके रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करते हैं। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर उसके बाद पे बैक पीरियड। इसका पे बैक पीरियड जो है अपने इन हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर का सालों में है। मतलब आप प्लान करते हैं मिनिमम 3 साल से 5 साल, जबकि क्लाउड के अंदर आपको हर महीने का पे बैक मिलता है। अगर आपने कोई सर्विस चलाई, आपकी सर्विस बहुत अच्छी है, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी की, थक करके ऊपर ले गई, तो हो सकता है जो महीने में आपने एक्सपेंस किया पूरी टीम का, आप 3 महीनों से 6 महीनों में वो कमाना शुरू कर दें और आपका वो पे बैक भी शुरू हो। तो क्लैरिटी के साथ कि क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हाइब्रिड हो, दिस इज योर चॉइस। ये सारी ऑप्शंस मैंने आपके सामने खोल के रखी हैं। अच्छा, अब शिफ्टिंग क्लाउड कंप्यूटिंग पावर टू द क्लाउड ब्रिंग्स बेनिफिट्स सच एज कॉस्ट सेविंग, स्केलेबिलिटी, इंक्रीज एजिलिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट, बट डोंट इग्नोर द रिस्क। अब रिस्क भी देखते हैं। मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें खुल के बताऊं कि जो इसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है, बेनिफिट्स भी और इसके रिस्क भी। अच्छा जी, रिस्क में अगर आप देखें, आई होप ये स्लाइड आपको नजर आ रही होगी, जरा लाइट कलर की है। सबसे पहले नजर आ रहा है लेस कंट्रोल। दूसरे नंबर पे नजर आ रहा है आपको वेंडर लॉक इन, मिड में ग्रीन में। ठीक है। कंप्लायंस, जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि अगर आप SOX के नाम से, सॉक्स के नाम से कंप्लायंस है, उसको करें। हिपा जो आपकी हेल्थ केयर में इस्तेमाल होती है, PCI DSS जो मैंने बात की थी थोड़ी देर पहले, ISO कंप्लायंस, ये चैलेंजेस। रिलायबिलिटी कि आप की रिलायबिलिटी कितनी है जी। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, डेटा सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी इमेच्योरिटी। अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग के रिस्क भी हैं। और अगर आप देखें तो अगर आज की डेट में देखें तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि आपको रिलायबल वो बहुत मिलेगा, आप कंप्लायंस को पूरा कर सकेंगे। जो क्लाउड के हैं, सिक्योरिटी वो मैनेज कर रहे होंगे, अपनी डेटा सिक्योरिटी को देख रहे होंगे, और टेक्नोलॉजी भी मिच्योर आ जाएगी। लेकिन ये पॉसिबल है कि कोई सर्विस प्रोवाइडर ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है जो कि मिच्योर नहीं है। सो दिस कैन बी अ रिस्क। वेंडर लॉक इन होगा जी, ये बड़ा क्लियर है कि जब आप एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास अपनी चीजें होस्ट करेंगे तो वहां से डेटा लेके दूसरी जगह जाना इट्स अ नाइटमेयर, बहुत डिफिकल्ट है। कंट्रोल भी आपका एक लेवल पे होगा चीजों का। सो ये आपकी कुछ रिस्क है। अच्छा, क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी रिस्क क्या हो सकते हैं? सिक्योरिटी इज अमंग द टॉप कंसर्न एंड क्लाउड इन विद क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, ये स्लाइड में आखिरी करूंगा और उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चंस पे जरा जाएंगे। अगर आप देखें तो पीपल आइडेंटिटी, मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद यूजर एक्सेस टू कॉर्पोरेट रिसोर्सेज, data and information, understand, deploy properly, test controls for access to and usage of sensitive data। ये अगर आप देखें तो ये सिक्योरिटी रिस्क हो भी सकते हैं, लेकिन आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको हम कहते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, RBAC। उसकी बुनियाद पे ये चीजें आप लेस कर सकते हैं। भाई एक आपने मिसाल के तौर पे आपके सिस्टम में एक साहब हैं जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, या चले डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन आपने फिर भी उनका रोल लिमिटेड कर दिया कि भाई आप DB एडमिन तो हैं, लेकिन आप पुरानी ट्रांजैक्शंस को डिलीट नहीं कर सकते। आप नई ट्रांजैक्शन को उसके ऊपर करेंगे और उसके बाद आप ये कहेंगे कि ये नई जो ट्रांजैक्शन है उसकी कैंसिलेशन के तौर पे काम आएगी। तो आपने उसका लिमिट कर दिया रोल। या आपका एक सिस्टम एडमिन है और आप कहते हैं जी सिस्टम एडमिन का काम क्या है? सिस्टम एडमिन का काम है सिंपल सा कि वो सिस्टम को मेंटेन करे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से चीजें डिलीट करता फिरे।
आपने उसका लिमिट एक्सेस की हुई है कि जो सिस्टम चल रहे हैं क्रिटिकल सिस्टम्स हैं उनको वो डिलीट ना कर सके, उसके ऊपर उसकी लिमिटेड एक्सेस हो, तो ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है। फिर एप्लीकेशन और प्रोसेसेस, आप एप्लीकेशंस को सिक्योर कर सकते हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर, फ्रॉडलेंट यूज से, और ये सारा आप हार्डन कर सकते हैं। ठीक है जी। नेटवर्क सर्वर एंड एंड पॉइंट्स, ये आपके सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, लेकिन जो आजकल की कंप्लायंस चल रही है उस कंप्लायंस के दौर में ये सिक्योरिटी रिस्क कम हो गया। और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियसली जब ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और के पास होस्टेड है तो दिस कैन बी अ सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है जनाब, मेरा ख्याल है यहाँ तक क्लियर है। मैं इस स्लाइड पे आ जाता हूँ और अब हम ज़रा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी निसार साहब का। ये कहते हैं कि सर व्हेन समवन इज यूजिंग थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विसेज लाइक गूगल क्लाउड और अमेज़न, देन हिज डेटा कैन बी कंप्रोमाइज्ड एनी टाइम बाय सर्विस प्रोवाइडर। अच्छा, ये पहले बड़ा पॉसिबल था, अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है निसार साहब। ये इस वजह से पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो भी किसी ना किसी कंप्लायंस को कंप्लाई कर रहे होंगे, यानी वो कंप्लायंस के बगैर ये काम नहीं कर सकते। जब वो कंप्लायंस के बगैर ये काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्लियर है कि इतना इजी नहीं है कि वो डेटा कंप्रोमाइज हो सके। अच्छा, उसके बाद आपका दूसरा सवाल है कि जी डेटा सिक्योरिटी इज इशू व्हाइल यूजिंग क्लाउड बेस्ड आईओटी एज आईओटी हैज वेरी लिमिटेड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। अच्छा, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा काम किया है और आईओटी के रिसोर्सेज देखें। आपका एक तो ये आपका मोबाइल भी पार्ट ऑफ आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक हिस्सा है। इवन तो आपकी कोई भी डिवाइसेस जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। लेकिन हम जनरली जिसको आईओटी कहते हैं, हम उन डिवाइसेस का नाम लेते हैं कि जेनेरिक डिवाइसेस नहीं है। मिसाल के तौर पे आप गाड़ियों की बात कर रहे हैं, आप गैजेट्स की बात कर रहे हैं, हेल्थ गैजेट्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस तरह की। तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर वो हार्डवेयर सिक्योर नहीं है या उसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर सिक्योर नहीं है तो ये इशू हो सकता है सिक्योरिटी का। सो ये इशू हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक मेरा ख्याल है क्लियर है। हम थोड़ा सा टाइम से भी आगे निकल गए हैं, तो अगर कोई और सवाल है दोस्तों का, अगर कोई चाहता है कोई सवाल करना तो मोस्ट वेलकम, वरना मैं इस स्ट्रीम को क्लोज करता हूँ। मेरा ख्याल है और कोई सवाल नहीं है, तो चले, थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इस सेशन को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि इससे एडवांस चीज़ों में बात करूं और लिनक्स और जो हमारा डेवऑप्स का पूरा साइकिल है उस साइकिल को हम हर हफ्ते इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।